हेलो डियर लर्नर्स, सर हाउ इज़ द स्टडी गोइंग? आई नो वीडियो थोड़ा लेट हो गया है हमारे रेगुलर इंटरवल से, बट कोई ना, इसके बाद में सारे वीडियोस ऑन टाइम आएंगे। थोड़ा बीच में इश्यूज़ थे बट अभी सब ठीक है। तो आज का हमारा पेपर है पेपर 3 ऑफ 2014 दिसंबर। हाँ, हमने जून कवर किया है दोनों भी पेपर्स, और दिसंबर का भी पेपर 2 हो चुका था। अब पेपर 3 है, इसके बाद में 2015 आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। कितना था? 150 मार्क्स का पेपर, 75 क्वेश्चंस थे। ओके और पहले तो ऑफलाइन मोड में था, अब ऑनलाइन होती है। और यहाँ पर बोला है नो नेगेटिव मार्किंग, जो अभी भी नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। फर्स्ट, इन 2001 वॉज फाउंड अ कंप्लीट फॉसिलाइज्ड ह्यूमन बेबी स्कल फ्रॉम। कंप्लीट फॉसिलाइज्ड ह्यूमन बेबी स्कल फ्रॉम, एक छोटे बच्चे का स्कल मिला था कहाँ से? ओडाई, जो कि है तमिलनाडु में। वो कितने ईयर्स का ओल्ड था? 1.66 लाख ईयर्स ओल्ड। और किसका था? होमोसेपियन ऑफ मिड प्लीस्टोसीन पीरियड, होमोसेपियंस का था। ओके और ये सेकेंड ओल्डेस्ट फॉसिल है। इससे ऊपर भी एक है, वो मुझे आप कमेंट्स में बताओ। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज यील्डेड एन आइवरी पेंडेंट फ्रॉम माइक्रोलिथिक कंटेक्स्ट। आइवरी पेंडेंट कहाँ से मिला था? फ्रॉम माइक्रोलिथिक कंटेक्स्ट। तो ये मिला था हमें दमदमा, जो भी बोल सकते हैं आप, इन प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पर है ये? यूपी, उत्तर प्रदेश। और ये कितना ये प्लेस और एक चीज़ के लिए फेमस है, यहाँ पर 41 ह्यूमन ग्रेव्स मिले थे। मेसोलिथिक साइट है ये, अब माइक्रोलिथिक बोला है तो मेसोलिथिक साइट है ये। और यहाँ पर 41 ह्यूमन ग्रेव्स मिले थे मेसोलिथिक पीरियड के। थर्ड, असर्शन एंड रीजनिंग। सो असर्शन रीजनिंग का है थर्ड, प्लॉ बेस्ड एग्रीकल्चर वॉज नोन टू हरप्पन्स। अ टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लॉ वॉज फाउंड इन मैच्योर हरप्पन लेवल एट बनावली। तो मैंने असर्शन रीजनिंग के लिए एक हिंट दी थी कि अगर ये दोनों में कुछ कनेक्शन होगा, असर्शन और रीजनिंग दोनों में कुछ कनेक्शन होगा। अब यहाँ पर प्लॉ आया, यहाँ पर भी प्लॉ आया, और फिर उन्होंने यहाँ पर हरप्पन बोला, यहाँ पर भी मैच्योर हरप्पन बोला, और सेम बात कर रहे हैं दोनों भी कि प्लॉ बेस्ड एग्रीकल्चर हरप्पन्स को पता था, और उसी का एक मॉडल था टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लॉ वॉज फाउंड इन मैच्योर हरप्पन लेवल एट बनावली। तो दोनों भी सिमिलर है, इसीलिए एक दूसरे से रिलेटेड है, इसीलिए ऑप्शन ए आएगा। फोर्थ, एज द अवेलेबल एविडेंस एग्जाम्पल मेगालिथिक इम्प्लीमेंट्स फॉर कटिंग सील्स क्लियरली शोज वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स वॉज अ मेजर सेंटर ऑफ प्रोडक्शन फॉर हरप्पन सील्स। हरप्पन सील्स का मेजर प्रोडक्शन कहाँ पर होता था? तो वो होता था चाहुंदारो, हरप्पा और मोहनजोदारो, ये 3 जगह पर होता था। तो इसमें से चाहुंदारो एक मेजर पोर्ट था, मेजर प्लेस थी, जहाँ पर और किसी के एविडेंस मिले हैं? बैंगल्स, लैडल्स, जो चमचा होता है ना जिससे सब्जी देते हैं, दाल देते हैं, उसे लैडल्स बोलते हैं, वो उसका भी एविडेंस है। और ये पोस्ट हरप्पन झाकर फेस है, झाकर। ओके, पोस्ट हरप्पन झाकर फेस इसे बोलते हैं। और ये कहाँ पर प्रेजेंट है? अभी ये सिंध एरिया में, पाकिस्तान में है। मोहनजोदारो हरप्पा भी वहीं पर है, और उसी के साथ साथ ये प्लेस भी है। ओके आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वैदिक रिवर्स हैव बीन लोकेटेड इन अफगानिस्तान। ऐसे कौन से वैदिक रिवर्स है जो अफगानिस्तान में लोकेटेड है? तो अस्किनी, कुबा, कुरामू और सुतदरी। तो इनमें से कौन सी है? ऑप्शन बी 2 और 3, मतलब अपनी कुबा और क्रमू। ठीक है, और अस्किनी और सुतदरी इंडिया में है, वो भी वैदिक रिवर्स ही है जो इंडिया में है, ये दोनों इंडिया की है। ठीक है, और इसके अलावा और भी है जो वैदिक रिवर्स है, मैं उनका नाम लिख देती हूँ। ये बाकी के रिवर्स है जो हमें मिलेंगे। ठीक है, इनके अलावा जो वैदिक रिवर्स है ये है। चलो आगे, सिक्स्थ क्वेश्चन, ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक पीरियड द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एज मेंशन बाय गौतम एंड बोधयान वॉज। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? ये था सी 15%। यस 15%। पोस्ट वैदिक जो 100 से 600 BC तक चला था, जब जनपद आए थे ना, तब का पीरियड है ये, तब रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलो उसके बाद में 7th का असर्शन एंड रीजनिंग। गौतम बुद्धा स्टेड इन मैक्सिमम नंबर ऑफ रेनी सीजन्स एट श्रावस्ती, वन ऑफ द चीफ सिटीज ऑफ कोसाला। गौतम बुद्धा एंड प्रसन्नजीत द रूलर ऑफ कोसाला वेयर ऑफ सेम एज। तो अभी इन्होंने क्या बोला है? दोनों बात की है, बट यहाँ पर इन्होंने अपना स्टे बताया है और यहाँ पर इन्होंने अपनी एज की बात की है। तो इन दोनों में तो कोई कनेक्शन नहीं है। ये कितने टाइम वहाँ रुकते थे ये बताया है, और इसमें तो एज बताया है, इसीलिए हमारा ऑप्शन है ऑप्शन बी, नॉट रिलेटेड है। दोनों करेक्ट, ए एंड आर आर ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके 8th, अभी ये मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। महावीरा, मलिनाथा, पार्श्वनाथ, सतीनाथा, एंटेलोप, लायन, सरपंट, वाटरजा। तो अभी जो हमारे महावीरा है उनका तो लायन नहीं है पता है, और लायन 2 ऑप्शंस में है।
बी और डी में। तो इसके बाद में अगर आपको पार्श्वनाथ जो कि 23rd है उनके बारे में आइडिया भी होगा थोड़ा सा भी, तो आप उस पर सभी गेस कर सकते हो। उनका सरपंच है सांप, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन आता है बी। ओके, जैसे महावीरा का है लायन, मलिनाथा का है वाटरजा, पार्श्वनाथ सरपंच सांप, सातीनाथा एंटीलोप 1। ठीक है, महावीरा और पार्श्वनाथ तो आसपास के हैं ना, तो उनके बारे में पता रहना चाहिए, थोड़ा बहुत नॉलेज रहना चाहिए। बाकी ऋषभदेव फर्स्ट, उनके बारे में भी थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन रखो क्योंकि उनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। 9th, the original work of Megasthenes is lost and we learn about his observation from the quotation given by some later Greek writers such as। तो जो मेगास्थीन ने लिखा था वो तो सारा मिट गया, गायब हो गया, बट उनका जो ओरिजिनल वर्क है वो किसके थ्रू हमें पता चलता है? अरियन, डियोडोरस, जस्टिन, प्लूटार्क, स्ट्रैबो, ये सब इन्होंने अपने लाइफ का मतलब अपने बुक्स में उनको मेंशन किया है या फिर उनके बारे में लिखा है। तो ये पाँचों भी हो गए। ठीक है, ओरिजिनल वर्क तो नहीं है बट उनका वर्क किसी थोड़ा ऑब्जर्वेशन वगैरह लोगों ने अपने बुक्स में लिखा है। 10th, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? चरसदा, पुष्पक कलावती, सिरकाप, तक्षशिला, नागार्जुन कोंडा, धन्यकाता, तमलुक, तम्रलिप्ति। तो ये नेम्स है और ये ओल्ड नेम्स है, एकदम पुराने वाले जो नेम्स थे वो है। तो इसमें से कौन सा नहीं है ये पूछा है, तो ये है नागार्जुन कोंडा का धन्यकाट, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग वे द चीफ टाउन्स एंड पोर्ट्स ऑफ द पंड्याज ऑफ द संगमेज? पंड्याज का चीफ टाउन्स एंड पोर्ट्स कौन था? पुहार पता है आपको, और फिर कोरकई, मदुरई, ये भी पता होंगे। ये सारे नाम, ये चारों नाम तो सुने हुए हैं और ये सारे साउथ इंडिया के ही है, तो ये तो पक्का सुने हुए होंगे। बट उन्होंने यहाँ पर किसका पूछा है? पंड्याज ऑफ द संगमेज, तो ये है कोरकई एंड मदुरई, कोरकई एंड मदुरई 2। ओके, वैसे ये जो तमलुक है ना, तम्रलिप्ति, ये तमलुक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी है वेस्ट बंगाल में। उस टाइम की सबसे ज़्यादा ट्रेड होता था इस पोर्ट से, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके रिगार्डिंग कि अगर कभी आए कि तमलुक कहाँ बिलोंग करती है, सॉरी तमलुक कहाँ पर है, तो ये आप लिख देना वेस्ट बंगाल में आती है, मतलब बंगाल साइड, अरेबियन सॉरी बे ऑफ बंगाल के वहाँ पर ओपन होता है ना, ये पोर्ट सिटी है। आगे 12th, the depiction of deities on rivers corresponding to the names of the rulers on the observe is a characteristic feature of पंचाल। और पंचाल जो महाजनपद था जहाँ पर मतलब ध्रुपद थे साउथ पंचाल वाले, और अश्वत्थामा जो कि नॉर्थ पंचाल, द्रौपदी के फादर द्रुपद, और उसी से द्रौपदी से रिलेटेड ही आता है, महाभारत से रिलेटेड आता है ना पांचाल का कनेक्शन। द्रौपदी का एक नाम पांचाली भी था। सो वही कि ये डी यहाँ पर ही जो कॉइन्स आते थे वो जिस पर डाइटीज रिवर्स साइड पर पीछे के साइड में होते थे और नेम ऑफ द रूलर्स जो होता था वो ऑब्जर्व मतलब सामने के साइड में होता था। ओके, सिल्वर कॉइन्स। 13, कुशान डायनेस्टिक सैंक्टम्स वेयर स्टैच्यूज ऑफ कुशान रूलर्स वे एस्टैब्लिश्ड वे डिस्कवर्ड एट। ये जो कुशान डायनेस्टिक सैंक्टम्स मतलब जो कुशान के मंदिर जैसे रहते थे ना, हमारे मंदिर में गर्भगृह होता है सैंक्टम सैंक्टोरम, तो वैसा ही सैंक्टम थे, वहाँ पर स्टैच्यूज मिलते थे कुशान रूलर्स के। तो ये हमें कहाँ पर मिले हैं ये पूछा है उन्होंने, तो ये हमें मिले हैं ऑप्शन सी 4 है, सुरखकोटल में मिला है और मठ, ये 2 में मिला है, ये मठ और ये सुरखकोटल। ठीक है, और ये 2 मठ कहाँ पर है, ये यूपी में आता है। कुशान्स कब, और कुशान्स का रूलिंग डायनेस्टिक पीरियड कब था? रूलिंग पीरियड 1 BC से लेकर 1 AD, बिफोर क्राइस्ट से लेकर आफ्टर क्राइस्ट, एनो डोमिनी AD का मतलब। 14th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? रूलर्स डिफीटेड बाय समुद्रगुप्त और उनके किंगडम्स, महेंद्रगिरी, पिष्टापुरा, मंत्रराजा, एरंडपल्ला, विष्णुगोपा, कांसी, त्यागराजा, महाकंतारा। तो इसमें से कौन सा गलत है? नॉट करेक्टली मैच, तो गलत कौन सा है? बी। मंत्रराजा कहाँ के थे? कौरला, मंत्रराजा थे कौरला के, कौरला। और टोटल 12 किंग्स को समुद्रगुप्त ने हराया हुआ है ऐसा बोलते हैं। वो 12 किंग्स का नाम मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। सो ये सारे नेम्स है, बाकी के नेम्स मैंने नहीं लिखे हैं, मतलब ये जो बचे हुए 4 है ना ये बाकी के नेम्स है। ओके, 8 नेम्स लिए हैं, बचे हुए 4 ये है जो ऑप्शंस में दिए हुए हैं ये सारे। चलो आगे 15th, विच ऑफ द फॉलोइंग तीर्थंकर इमेजेस वेर गॉड फैशन्ड बाय महाराजा धीराज रामगुप्ता? फैशन मतलब गॉड फैशन मतलब किन्होंने मूर्ति बनाई है, रामागुप्ता ने किन की मूर्ति बनाई है?
कौन से ऐसे तीर्थंकर थे जैन जिनकी मूर्ति रामगुप्ता, जो कि गुप्ता रूलर थे, उन्होंने बनाई है। महावीरा, पार्श्वनाथ, चंद्रप्रभा, पुष्पदंता, तो इसमें से उन्होंने बनाई है चंद्रप्रभा और पुष्पदंता 3 और 4। और चंद्रप्रभा कितने हैं 8, और उनका सिंबल क्या है क्रिसेंट मून। और पुष्पदंता 1 मिनट यस सॉरी 9th है, ये 9th है। और हमारे पार्श्वनाथ तो आपको पता ही है 23rd, अभी हमने डिस्कस किया, ये 9th है, ठीक है। और इनका क्या सिंबल था क्रिसेंट मून, आधा चांद जो होता है ना वो, ठीक है। और इनका एलिगेटर, मतलब मगरमच्छ के जैसा आता है ना एलिगेटर, वो था, ठीक है। चलो आगे। An inscription of Kumar Gupta from Sarnath is dated in the year 154. Which among the following is its corresponding year? मतलब उनका 154th ईयर रहा इनका, तो ये इसमें से कौन सा है, ऐसा बोला गया। जो उनकी चल रही थी ना वंशावली, तो उसमें से इनका कौन सा आएगा, वो कौन से ईयर से करस्पॉन्ड करेंगे। तो ये है 473 AD, ऑप्शंस में ही दिया है, ठीक है। 473 AD। बुद्धा स्टैंडिंग, कौन सा इंस्क्रिप्शन है वो, कि उसमें बुद्धा स्टैंडिंग इंस्क्राइब्ड गिफ्ट ऑफ अभ्यमारा, कुमार गुप्ता 2 उन्होंने बनाया था। बुद्धा स्टैंडिंग, खड़े हुए बुद्धा है, और ये एक तरह से इंस्क्राइब्ड गिफ्ट है। चलो 13, भीनमला इज नोन एज अ बर्थ प्लेस ऑफ द फेमस एस्ट्रोनॉमर। कौन से एस्ट्रोनॉमर है ये, ब्रह्मगुप्त, जो कि मैथमेटिशियन भी थे एंड एस्ट्रोनॉमर भी थे। और ये बनमला या बीनामला कहाँ पर आता है, राजस्थान में आता है। और ब्रह्मगुप्ता का एक फेमस कॉन्ट्रीब्यूशन है एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। 18th, आगे बढ़ेंगे। 18th, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, बृहजटका, दशरूपका, लीलावती, मनसारा, आर्किटेक्चर, एस्ट्रोलॉजी, ड्रामाटर्जी, मैथमेटिक्स। तो अभी इसमें से आपको बताना है कि कौन सी किससे रिलेटेड है। तो लीलावती काफ़ी फेमस है, वो है मैथमेटिक्स से रिलेटेड। मुझे कमेंट्स में सारे बुक्स एंड ऑथर्स की, जो मैं ये ऑप्शन बता रही हूँ ना, इन सब के नाम मुझे कमेंट्स में बताओ। मेरे पास तो लिखे हुए हैं सारे बुक्स एंड ऑथर्स, आप भी प्रैक्टिस करो, अपने पास लिख कर रखो कौन से बुक्स एंड ऑथर्स है, क्योंकि हर एग्जाम में ये तो क्वेश्चन आते ही है, तो इसमें मार्क्स क्यों ही डालना ना बेवजह, जब हमें मिल सकते हैं तो इसीलिए सबसे पहला एक आता है एस्ट्रोलॉजी, बृहजटका एस्ट्रोलॉजी, दशरूपका ड्रामाटर्जी, लीलावती मैथमेटिक्स, और मनसारा आर्किटेक्चर। ये सारे बुक्स एंड ऑथर्स लिख कर रखो अपने पास, इनके ऑथर्स खुद फाइंड करो और मुझे कमेंट्स में बताओ। मुझे भी देखना है कि आप लोग पढ़ रहे हो या नहीं अच्छे से। 19th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रॉक कट टेम्पल आर्किटेक्चर। ये तो अब बहुत ज़्यादा कॉमन है। कैलासा टेम्पल एट एलोरा, जो कृष्णा 3 ने बनाया था, राष्ट्रकूट किंग कृष्णा 3 उन्होंने बनाया था। बहुत बड़ा एक पत्थर से बनाया हुआ बहुत बड़ा मंदिर है शिव जी का। 20, अरेंज द फॉलोइंग धर्मशास्त्र राइटर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बिगनिंग विद द अर्लीस्ट। धर्मशास्त्र के राइटर्स, उनको क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है सबसे पहले से आखिरी। तो सबसे पहले आते हैं लक्ष्मीधरा, फिर आते हैं हेमाद्री, फिर आते हैं चंदेश्वरा, और फिर मिश्रा। तो 4 लास्ट कहाँ पर है, सिर्फ सी में है, ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। चलो 21, लोक महादेवी, सीनियर क्वीन ऑफ विक्रमादित्य 2 इन कमेमोरेशन ऑफ हिज 3 विक्ट्रीज ओवर द पल्लवास ऑफ कांची बिल्ट। इन्होंने विरूपक्ष टेम्पल एट पड़क्कल बनाया था। ओके, विरूपक्ष टेम्पल एट पड़क्कल काफ़ी फेमस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, समझो फिर इसके क्या इंपॉर्टेंस होगी। और फिर उनकी और एक वाइफ थी त्रिलोका देवी, जो कि लोका महादेवी की बहनी थी। उन्होंने भी एक टेम्पल बनाया था, मल्लिकार्जुन टेम्पल बाय त्रिलोका देवी, मल्लिकार्जुन टेम्पल, उन्होंने भी पड़क्कल में ही बनाया था। और ये क्वेश्चन ना आपको आगे जाकर भी आएगा, हमारे जो आगे के पेपर्स रहेंगे ना उसमें भी आएगा। इनफैक्ट काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे ना जो आप अभी पढ़ लोगे, फिर आप जब सिर्फ देखोगे भी ना तो आपको पता चल जाएगा, अरे ये क्वेश्चन तो कितने बार रिपीट होते हैं, ये तो कितना कॉमन है, कितना ईजी है। इसीलिए PYQs इंपॉर्टेंट है। और मैं PDF प्रोवाइड करूँगी जो होगी टेलीग्राम ग्रुप पर। 22, whom among the following Chola rulers started the practice of prefixing historical introduction to royal inscriptions। किसने शुरू किया था, ये काफ़ी फेमस है कि और इनके काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, इसीलिए उन्होंने स्टार्ट किया था। राजराजा चोला 1 उन्होंने स्टार्ट किया था कि अपने नाम के आगे एक हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन देंगे, ताकि लोगों को पता चले कि हमने कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, हमारी कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है। 23, assertion and reasoning, Nana Desi is a great trading corporation claimed to have wandered over different lands. Reason, we learn from an inscription of pagans that Nana Desi has found a Vishnu temple in that distant city of Upper Burma। अभी इन्होंने दोनों ने एक ही बात की कि नाना देसीज हर तरफ घूमते थे और उनको इसी
जब वो घूमते थे। और नान देसी का मतलब मर्चेंट्स होता है। साउथ इंडिया के मर्चेंट्स में एक मर्चेंट्स होते हैं, उनका नाम नान देसी है। और भी सारे मर्चेंट्स हैं जिनके बारे में हम आगे के वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे ही, और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है MS सेट के पेपर्स में भी, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं और आगे तो आएगी ही। तो नाना देसी जो कि एक ट्रेडिंग कॉरपोरेशन थी मर्चेंट्स की, तो वो हर जगह घूमते थे। तो उन्होंने फिर इसी में वो घूमते थे, ये हमें कैसे पता चला, एक इंस्क्रिप्शन के थ्रू जो कि विष्णु भगवान के मंदिर में है, जो नाना देसीज ने फाइंड किया था। तो इसलिए हमारा A and R आर ट्रू, और A इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, R इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। 24th, सुगंधा देवी हु इशूड कॉइन्स विथ फिगर ऑफ सीटेड लक्ष्मी वॉज क्वीन ऑफ कश्मीर। ये एक तरह से सुगंधा देवी जो कि कश्मीर की क्वीन थी, कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करती थी ये? उत्पला डायनेस्टी से बिलोंग करती थी ये, कश्मीर के 10th सेंचुरी। और ये एक तरह से रेजेंट क्वीन थी, मतलब कि अपने बेटे के जगह पर ये रूल कर रही थी हस्बैंड के डेथ के बाद में। बेटा कौन था? गोपाल वर्मन, उनके जगह पर ये रूल कर रहे थे। और उन्होंने और भी जो कॉइन्स बनाए थे, जिसमें एक था राधा रानी के लोटस फीट, उसके साथ में शंख, कॉन्च शेल, मून, चांद, एलिफेंट, हाथी, बार्ले कॉर्न, भुट्टे का जो आता है ना कनस, वो, ड्रम, स्वस्तिक, फिश, ये सारे होते थे उनके कॉइन्स पर। 25th, द रूलर ऑफ सुवर्णभूमि हु फाउंडेड अ बुद्धिस्ट monastery at Nalanda and requested Devpala through his ambassador to grant 5 villages for its upkeep was, कौन से थे ये किंग या रूलर? सुवर्णभूमि जो कि शैलेंद्र डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, और ये महाराजा थे श्री विजया के 9th सेंचुरी में। बालपुत्र देवा, अरे ऑप्शन सी बालपुत्र देवा। 26th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? नॉट लिखा गया है। श्रृंगदेवा संगीता रत्नकार, दामोदरा संगीता तर्पण, एनोनिमस, गुन्यात उल मुन्या, बनारसीदास, हितोपदेश। तो इसमें से कौन सा मिसमैच है ये पूछा है, तो ये है ऑप्शन डी। ये हितोपदेश किसने लिखा है? नारायण पंडित ने लिखा हुआ है ये इन 1675 एडी। और ये एक तरह से बेनिफिशियल एडवाइस है, मतलब कि एडवाइस बुक है। किसके लिए? किंग्स के लिए या नॉर्मल पीपल के लिए, सबके लिए एक तरह से एडवाइस बुक है। और एक लूसेंट टाइप होता है ना, वो चेन ऑफ सिंपल स्टोरीज, जटका जैसी स्टोरीज या छोटी छोटी स्टोरी बुक्स में आते हैं ना, वैसी स्टोरीज होती है इसमें। आगे 27, फिरदौसी द ऑथर ऑफ शाहनामा वॉज द पोएट लॉरेट इन द कोर्ट ऑफ। फिरदौसी के बारे में लास्ट ईयर के पेपर में क्वेश्चन था, तो इस बार क्या आया कि वो किसके कोर्ट में बिलोंग करते थे? वो करते थे गजनी के कोर्ट के थे वो। और शाहनामा क्या है? वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट इपिक पोयम, उसमें कम से कम 60,000 कुपलेट्स है, छोटे छोटे क्यूपलेट्स। ओके, सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट इपिक पोयम। 28, अमुक्त्य मल्लदा ऑफ कृष्णदेवराय। अभी ये देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएगा। अमुक्त्य मल्लदा किसने लिखी है? कृष्णदेवराय ने लिखी है। वो कहाँ से बिलोंग करते थे? विजयनगर। लिटरली मीन्स अमुक्त्य मल्लदा का मतलब आता है गार्लैंड ऑफ पर्ल्स। ऐसे बोलते हैं कि मतलब किंग ने पहनी हुई फूलों की माला या पर्ल्स की माला किंग डोनेट करते हैं वैसे। 29, द कूरखना मीन्स कूरखना, ये टर्म है, लिख कर रख लो। इम्पेरियल आर्मरी, जो कारखानाज होते थे मुगल कारखानाज, वहाँ पर कूरखना माने कि इम्पेरियल आर्मरी, सारे जो आर्टिलरी जितने भी वेपन्स वगैरह थे वो सब यहाँ पर रखे हुए थे। 30, दीवान ए अमीर एक कोई अ सेपरेट डिपार्टमेंट टू इम्प्रूव कल्टिवेशन वो सेटअप बाय, ये है मोहम्मद बिन तुगलक। ये यूपीएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन है। मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने काफ़ी सारे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स किए थे, जैसे कि एग्रीकल्चरल लोन्स देते थे, जो कि सोंधर जिन्हें बोलते थे, सोंधर माने लोन्स थे, एग्री लोन्स। और इरिगेशन भी काफ़ी डेवलप हुआ था इनके टाइम पर, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया था एग्रीकल्चर में। 31, असर्शन एंड रीजनिंग अगेन, measures of expansion and centralization continued under Alauddin Khilji's successors. Bengal was re-annexed 1324 and the area of direct control extended almost to the extreme southern points of Indian peninsula under Ghiyasuddin Tughlaq and Muhammad bin Tughlaq. अभी जो हमारे खलजी भाई है अलाउद्दीन, उनके सक्सेसर्स कौन थे? तुगलक डायनेस्टी उनके सक्सेसर्स थी। तो दोनों में बात तो वही हो रही है कि उनके बाद में किन्होंने मेजर्स लिए? घियासुद्दीन, मोहम्मद बिन, और उनके बाद में आते हैं फिरोज़। तो सबसे पहले इसीलिए दोनों रिलेटेड है, तो हमारा आंसर आता है ए, ऑप्शन ए। बहुत इजी होता है असर्शन रीजनिंग, तो ना सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक लगा दो, देख लो दोनों रिलेटेड है या नहीं, मार्क्स आपको मिल जाएंगे। 32, सिलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ सक्सेशन ऑफ द सईद सुल्तान्स टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली मेंशन्ड बिलो। सईद सुल्तान्स
जो कि 5th डायनेस्टी थी, जो कब से कब तक रूल कर रहे थे, 1414 से लेकर 1451, ज़्यादा टाइम रूल नहीं किया, बट अच्छी डायनेस्टी थी। और उसके फाउंडर कौन थे, खिज़र खान। खिज़र खान के ऊपर क्वेश्चन भी आया था लास्ट टाइम भी, कि जब उनकी डेथ हुई थी पेपर 2 में, तब पूरा जो सिटी था वो एकदम शोक में चला गया था, सबने काले कपड़े पहने थे, वही खिज़र खान, तो उनके बारे में ही है। तो खिज़र खान है, फिर मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह और फिर अलाउद्दीन शाह, ये 4। ऑप्शन बी 32 का है, ऑप्शन बी। 33, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक was supposed to possess 1,80,000 slaves. Out of this, how many worked as artisan? ये तो थोड़ा वेग क्वेश्चन है, मतलब नहीं पता रहता है मोस्टली लोगों को, तो इसका आंसर है 12,000। ऑप्शन बी 33 का है, ऑप्शन बी। ननकार वॉज एन अलाउंस और प्री रिक्वेस्ट मेड टू ननकार। ज़मींदार्स को ना पहले बहुत सारे नाम होते थे, जैसे कि मुकद्दम, खोत, ये तो ये जो था ये ज़मींदार्स के लिए था, ओके, अकबर के टाइम पर ननकार अलाउंस। और ज़मींदार टर्म भी अकबर के टाइम पर ही स्टार्ट हुआ है ज़्यादा, मतलब इन्फ्लुएंस ज़मींदार वर्ड का अकबर के टाइम पर ही शुरू हुआ है, फिर आगे तो बहुत जगह यूज़ होगा। 35, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्टली कंसर्न बहलोल लोधी, concerning Behlol Lodhi? He shattered completely the power of Sharkis of Jaunpur. In his long reign of 38 years, he carried out many experiments in the sphere of civil administration. He continued the administrative institutes of Delhi Sultanate as he had inherited them from the Sayyid. The introduction of coin Behloli is considered as an important measure in the numismatic history of Delhi Sultanate. तो इसमें से इनकरेक्ट या नॉट करेक्ट पूछा है, तो कौन सा करेक्ट नहीं है, आंसर है बी, ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट, ओके। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने 38 ईयर्स जो बोला है वो तो सही है कि इनका टाइम पीरियड 38 ईयर्स था, 1451 से लेकर, तो जब लास्ट वाला है उसके लोधी किसके बाद आए, सईद के बाद आए, तो लास्ट वाले सईद के बाद में लोधी 1451 से 1498, फिर आते सिकंदर लोधी जिनके बाबर के साथ में झगड़े होते और फिर हुमायूं के साथ भी होते, फिर शेरशाह आते हैं, शेरशाह के भी काफ़ी लड़ाई होती है, हुमायूं के साथ शेरशाह की लड़ाई होती है, सॉरी, ओके। चलो आगे 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, फिर से रॉन्गली मैच्ड आया, तो ये कस्बा, स्मॉल टाउन, इजारा, लैंड आउट ऑफ कल्टिवेशन, श्रॉफ, मनी चेंजर्स, जिमी, प्रोटेक्टेड, नॉन मुस्लिम, तो ये है ऑप्शन बी इजारा। इजारा का मतलब क्या था, लैंड जो कि रेवेन्यू कल्टिवेशन की थी, रेवेन्यू कल्टिवेशन। आगे 37, फिर से रॉन्गली मैच्ड है, एस असरतम maritime India in the 17th century, Om Prakash, the Dutch East India Company and the economy of Bengal, K.N. Chaudhary, Indian merchants and Eurasian trade, K.S. Matthew, Portuguese trade with India in the 16th century। तो इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है, ये पूछा है, 37 का आंसर है सी। ये बुक लिखी है स्टीफन डेल ने, स्टीफन डेल, ओके, ये बुक लिखी है स्टीफन डेल ने। ये क्यों हो रहा है आज, बहुत ही प्रॉब्लम आ रहा है, स्टीफन डेल। चलो, और जो के.एन. चौधरी है उन्होंने भी काफ़ी बुक्स लिखी है, जैसे कि एशिया बिफोर यूरोप, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ऐसी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बुक लिखी है, उस टाइम की ट्रेड और ब्रिटिशर्स उनके रिलेटेड बुक्स लिखी गई है। 38, नेम बाबर्स मैटरनल ग्रैंड मदर, द वाइफ ऑफ यूनुस खान मुगल, हु आफ्टर द डेथ ऑफ बाबर्स फादर मैनेज्ड एवरीथिंग फॉर हर ग्रैंड सन एंड डील्ड विद कॉन्स्पिरेटर्स। बाबर्स मैटरनल ग्रैंड मदर मानी कि नानी, जो कि यूनुस खान मुगल की वाइफ थी, और कुतुलुक निगर खन्नुम की मदर, यानी कि मामा, हाँ बाबर के मामा समझ सकते हैं। तो इन्होंने एज अ रीजेंट और एडवाइज़र काम किया था जब बाबर नहीं थे। तो ये कौन थे, ईसान दौलत बेगम, ऑप्शन बी ईसान दौलत बेगम। 38 का है ऑप्शन बी। फिर अब 39 आएगा, 39 assertion and reasoning. शेर शाह एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ फॉलन इनटू कन्फ्यूजन आफ्टर द डेथ ऑफ इस्लाम शाह। येस, उनका मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन का काफ़ी डेवलप्ड एडमिनिस्ट्रेशन था वो इस्लाम शाह के डेथ के बाद में थोड़ा सा ख़राब हो गया था। अकबर अडॉप्टेड शेर शाह लैंड रेवेन्यू सिस्टम फॉर मॉडिफिकेशंस। येस, अकबर ने बहुत सारी चीज़ें थी जो शेर शाह की अडॉप्ट की थी, तो इसीलिए हमारा आंसर आएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट ए इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन।
आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. 39 का बी. 40. Which one of the following statements is not correct concerning Mughal paintings? Akbar created a new and vibrant school by establishing a large atelier that undertook the illustration of the Hamzanama in 1560s. Correct. For illustration, a number of manuscripts throughout Akbar's reign, painters were recruited from various parts of India. Correct. The emphasis on realism in portraiture seems to have emanated from Akbar himself almost from the beginning. Correct. Features of Renaissance painting did not influence Mughal art at all under the Akbar. अभी देखो, अगर ऐसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स देते एट ऑल या ओनली, ये ऐसे वाले ना वो पक्का गलत होते हैं. जब उसको एक सॉलिड स्टेटमेंट नहीं मिलता है ना एविडेंस बेस्ड, तो वो पक्का गलत है, ये समझ जाओ. 41. Who among the following Europeans has written about the state of education of Mughal prince and princesses during Akbar's period? तो ये थे फादर मॉन्सरेट, जो कि एक मिशनरी, पोर्चुगीज मिशनरी के पार्ट थे, और फिर इन्होंने बुक भी लिखी है, द कमेंट्री ऑफ फादर मॉन्सरेट ऑन हिज जर्नी टू द कोर्ट ऑफ अकबर. ये बुक का नाम है, मैं लिख देती हूँ. ये है उस बुक का नाम जिसमें उन्होंने लिखा था. इनफैक्ट जो फादर मॉन्सरेट थे ये ट्यूटर भी थे, मुराद, जो कि अकबर के दूसरे बेटे थे, उनके, सलीम के बाद, जहांगीर के बाद में. 42. Who among the following Mughal emperors after his recovery from illness wore pearl earrings as a token of thanks to Sufi saint ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती? ये एग्जैक्ट क्वेश्चन था जो रिपीट होगा आगे भी पेपर्स में, यूजीसी के पेपर में आगे भी रिपीट होगा. ये जहांगीर थे जिन्होंने पहना था. और मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ पर बिलोंग करते? अजमेर. 43. Who among the following said about his father's rule that in Persia there is a room for Shias only and in Turkey and Turan there is a room for Sunnis only? While in India, Sunnis and Shias met in one mosque and Francis and Jews in one church and observed their own forms of worship. ये बोला था जहांगीर ने, किसके लिए? अकबर के लिए. उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा टॉलरेंस था, और उसी के लिए जहांगीर ने अपने फादर की तारीफ में लिखा था. और किस बुक में लिखा था? जो कि जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी थी. उसका नाम मुझे कमेंट्स में बताओ. फीचर्स ऑफ अल्तमगा जागीर इंट्रोड्यूस्ड बाय जहांगीर वे सिमिलर टू वतन जागीर. अल्तमगा जागीर भी एज अ मतलब ट्रस्ट के लिए या फिर ट्रस्ट अर्न करने के लिए लिए जाती थी, जैसे कि नॉन ट्रांसफरेबल थी. और वतन जागीर जो कि स्मॉल राजपूत किंगडम्स को देते थे जो इंडिपेंडेंट थे इन एक्सचेंज ऑफ देयर लॉयल्टी सर्विस. तो वैसे ही अल्तमगा जागीर भी लॉयल्टी और सर्विस के लिए दी जाती थी. 45. हु कंस्ट्रक्टेड इन दिल्ली अ मॉस्क द खयारुल मंजिल अपोजिट पुराना किला? खयारुल मंजिल ये बनाया था महामंगा ने. और ये महामंगा, अगर आपने जोधा अकबर मूवी देखी है तो उसमें एक वाइट कलर की निगेटिव रोल में बताई गई लेडी है ना, वो होती है महाअंगा, जो कि अकबर की फॉस्टर मदर भी और पॉलिटिकल एडवाइज़र थी जब वो टीनेजर थे. और ये जो खैरुल मंजिल है ये एक मस्जिद भी है और एक मदरसा भी है. 46. दस्तूर सर्कल्स वेयर ड्रॉन फॉर द पर्पस ऑफ फिक्सिंग. दस्तूर सर्कल्स किसके लिए बनाए जाते थे? ये बनाए जाते थे रेवेन्यूज फिक्स करने के लिए. धसाला सिस्टम जो थी तोदरमल ने लाई हुई, उसमें आते थे दस्तूरुल अमल, जो कि रीजनल लेवल पर थे, टेकिंग इनटू अकाउंट फूड क्रॉप्स. ऐसे सर्कल्स, इसके अंदर जितने फूड क्रॉप्स आते हैं उनका क्या रेवेन्यू होगा वो फिक्स करना. दस्तूर सर्कल्स उन्हें बोलते थे. किसके अंडर आते थे ये? धसाला सिस्टम. ओके चलो. हुन. 47. हुन अ कॉइन इन सर्कुलेशन ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड वॉज मेड अप ऑफ सिल्वर. 47 का आंसर है सी. ओह सॉरी गोल्ड. अरे हाँ गोल्ड के थे ये, मेडिवल पीरियड में थे ना. हाँ गोल्ड. हुन अ कॉइन इन सर्कुलेशन ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड, गोल्ड के कॉइन्स थे. 48. द खालसा द सोसाइटी ऑफ प्योर वॉज फाउंडेड इन 1699. ये मुझे बहुत अच्छे से याद है. 30 मार्च 1699. और किसने फाइंड किया था ये? गुरु गोविंद सिंह जी ने, जो कि कितने गुरु थे, कितने नंबर के गुरु थे सिखिज्म में? 10th गुरु गोविंद सिंह जी. 49. द मराठा क्लेम ऑफ रेवेन्यू फॉर प्रोटेक्शन इज कॉल्ड द सर देशमुखी. सर देशमुखी होती थी जो कि 25% होती थी, 1/4. अरे गलत बोल दिया मैंने, सॉरी रियली सॉरी, मैंने गलती से गलत बोल दिया. सर देशमुखी तो सरप्लस होती थी, मतलब कि ऊपर ले जाती थी, चौथ के ऊपर आती थी. ये चौथ होती थी, 1/4 गलती से, सॉरी रियली सॉरी. 1/4 या 25% ऑफ टोटल रेवेन्यू. और सर देशमुखी उसके ऊपर ली जाती थी 10% एक्स्ट्रा. ठीक है, एडिशनल 10%. 50. मुजानस, तुर्की, ताजी एंड जंगला वेयर ब्रीड्स ऑफ. ये ना टर्म्स है, पर ये टर्म्स वापस से रिपीट हुए थे एग्जाम में, तो इसके लिए ये ना याद रख लो. हॉर्सेस, ये हॉर्सेस के ब्रीड्स थे. मुजानस, तुर्की, ताजी, जंगला. ओके. 50 का है ऑप्शन सी. अभी हम 51 देखेंगे.
फिर से लिस्ट है, ओके, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। हिंदू विडो मैरिज एक्ट, अबोलिशन ऑफ स्लेवरी, प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज। प्रार्थना समाज का तो पांडुरंग, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग होते हैं, तो ये 1, सी का 1 तो पक्का है। और सत्यशोधक वाले ज्योतिबा फुले। अभी ऐसा देखो किसका डी का 4 किस में है, 2 में है, उसमें सी का 1 है क्या, सिर्फ 1 में ही, तो उसके लिए हमारा आंसर आएगा सी। 51 का आंसर आएगा सी, ओके। फिर जो हिंदू विडो मैरिज एक्ट है, ये तो डलहौजी ने कैंसिल किया था, लाया था। और अबोलिशन ऑफ स्लेवरी किसके टाइम पर आया था, एलन बोरो, ये 18th सेंचुरी के टाइम पर आया था, ओके। 52, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द कॉज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट ऑफ 1857। कौन सा कॉज नहीं था। इंडियन सोल्जर्स वेयर टू सर्व बोथ इन इंडिया एंड आउटसाइड, यस, आउटसाइड जाने में उनको अनकंफर्टेबल थे। इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल्स, करेक्ट। ग्रेट डिस्पैरिटी बिटवीन इंडियन एंड इंग्लिश सोल्जर, करेक्ट। द डिजायर फॉर इंडियंस टू शेक ऑफ द कॉलोनियल योक, नहीं, सबके पर्सनल अलग अलग इंटरेस्ट थे, इसीलिए डी तो नहीं। हिंदू कॉलेज, MAO कॉलेज, संस्कृत कॉलेज, बेथुनी कॉलेज और उनके फाउंडर्स, इंस्टीट्यूशन से लिस्ट में 1 में और उनके फाउंडर्स से लिस्ट 2 में। अभी हिंदू कॉलेज का तो मुझे लगता नहीं कि पता नहीं होगा, डेविड हैरे। हिंदू नाम सोचकर नहीं लिखना है, सोच समझ कर आंसर्स देने। MOA तो सर सैयद अहमद वाले। संस्कृत कॉलेज किसका आता है, जोनाथन डनकन। और बेथुने, ज्योतिबा फुले, करेक्ट। इसीलिए हमारा आंसर है 53 का ए। 53 का आंसर है ए, ओके। चलो आगे बढ़ेंगे। Which of 54th, which was not a constituent of the economic drain of wealth from India to Britain? Home charges, dividend to the shareholders of the East India Company, civil and military charges, divide and rule. डिवाइड एंड रूल नहीं थी, बाकी सब थे कि जो इंडियन लोगों का पैसा था वो लोगों को पर सैलरीज या होम चार्जेस वगैरह में सब में दे रहे थे उन लोगों को, ब्रिटिशर्स को। 55th, इक्का मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय द पीजेंट्स ऑफ हरदोई एंड बाराबंकी। इक्का मूवमेंट, जिसे और एक नाम क्या है, यूनिटी मूवमेंट, जो कि पासी ट्राइबल पीजेंट्स थे ऑफ बहराइच, उन्होंने स्टार्ट किया था। लखनऊ से स्टार्ट किया था ये, और कहाँ पर ख़त्म हुआ था, सीतापुर में। किसके अगेंस्ट था, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था। पासी ट्राइबल पीजेंट्स मूवमेंट, ट्राइबल एंड पीजेंट्स मूवमेंट दोनों के था। उसे और एक नाम क्या है, यूनिटी मूवमेंट, ताकि और यूनिटी मूवमेंट क्यों है, क्योंकि 2 लोग, मतलब जब ट्राइबल्स भी और पीजेंट्स भी दोनों भी इसमें जुड़े हैं। 56, द theory of subcontractors as an explanation for Gandhi's political mobilization is attributed to whom? यही है जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा लिखा है गांधी जी के बारे में, जूडिथ ब्राउन। इन्होंने गांधी जी के ऊपर बुक्स भी लिखी है, गांधीज राइज टू पावर 1955, 1922, पॉलिटिक्स इन इंडिया, गांधी प्रिजनर ऑफ होप। गांधी जी के ऊपर उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी है। जूडिथ ब्राउन, फीमेल है ये, ब्रिटिशर हिस्टोरियन उन्होंने। 57, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स, और फिर उन्हें करेक्ट क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है। तो सबसे पहले तो पढ़ लो, क्रिप्स मिशन, नेहरू रिपोर्ट, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, वेवल प्लान। सॉरी ऐसा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो नेहरू रिपोर्ट आती है 1928 में, और ये कौन लाते हैं, मोतीलाल नेहरू। फिर वेवल प्लान, सॉरी, फिर क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन कब आता है, 1945। अरे नहीं, क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942। कब आता है ये, अगस्त। और वेवल प्लान कब आता है, 1945। और क्रिप्स मिशन आता है 1942 में, हाँ करेक्ट, सॉरी थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी मैं। ये 1942 में आता है, और ये मार्च में आता है, मार्च 1942 में आता है। और वेवल प्लान आता है 1945 में। तो 4 कब से सबसे लास्ट में है, ए में ही, ऑप्शन ए। 58, ड्यूरिंग 1937 to 39 द कांग्रेस मिनिस्ट्री इन मद्रास वॉज हेडेड बाय सी राजगोपालाचारी, जो कि हमारे इंडिया के फर्स्ट गवर्नर भी थे, इंडियन गवर्नर। 59, और फिर एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अब्दुल बरी बिलोंग टू, ये मौलाना अब्दुल बरी कहाँ से आते हैं, फिरंगी महल, ये फाउंडर भी है इसके, और ये स्कॉलर थे, राइटर थे। और जो फिरंगी महल है ना, ये एक सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग है, मतलब यहाँ पर बहुत सारे वेल नोन पीपल है जिनकी राइटिंग्स काफ़ी फेमस है। 60, ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर वॉज द प्रिंसिपल ऑफ विच ग्रुप ऑफ थिंकर्स? ये थे यूटिलिटेरियन, जेरेमी बेंथम ने स्टार्ट की हुई थी ये यूटिलिटेरियन थेरी। और फिर ग्रेटेस्ट गुड, और ये क्वेश्चन जून में आया था, सेम क्वेश्चन। 61, गांधीज इंटरवेंशन इन द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक इन 1917 लेड टू द इन्हांसमेंट ऑफ द वेजेस फॉर वर्कर्स बाय
35% अनुसुईया बेन ने उन्हें बुलाया था ना, और उन्होंने तभी फर्स्ट टाइम सत्याग्रह भी किया था, हंगर स्ट्राइक भी किया था, इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। आगे, हु 62 हु एक्टेड ऑन द थ्योरी दैट द एनेक्सेशन ऑफ सिंध वुड बी वेरी बेनिफिशिएंट पीस ऑफ रैस्कलिटी और रॉबरी टू बी प्लॉसिबली इफेक्टेड। ये वहीं के गवर्नर थे सर चार्ल्स नेपियर। एलनबरो के टाइम पर जब गवर्नर एलनबरो था तब सिंध के गवर्नर थे सर चार्ल्स नेपियर, उन्होंने ये बोला था। 63 हु सेड दैट शिमला डिप्यूटेशन हैड बीन स्टेज मैनेज बाय ब्रिटिश एंड वॉज नो मोर देन अ कमांड परफॉर्मेंस। ये बोला था मोहम्मद अली ने ये बोला था, जिन्ना नहीं बोला है मैंने, सिर्फ मोहम्मद अली बोला है। तो ये है बी, ऑप्शन बी। और ये किसके बीच में होता है शिमला डिप्यूटेशन? आगा खान 3 इंग्लिश इन अक्टूबर 1906, ठीक है। 64 what was not a part of Mountbatten plan? It gave the Indian states the right to decide their future, correct. Proposed India's participation, correct. It was not specific about the date of India's participation, no. It was accepted by Congress and the Muslim League, correct. डेट बताई थी उन्होंने, 15 अगस्त डेट किसने बोला है? उन्होंने ही तो बोला है 15 अगस्त। और ये कब आया था? ये आया था जून में, 3 जून 1947 में आया था। 65 हु रोट दैट मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेंज? एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट। रूसो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बुक का नाम भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट है रूसो के। 66 नेम द पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टू मीट द इकोनॉमिक क्राइसिस कॉज्ड बाय ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। ये थी न्यू डील पॉलिसी जो अमेरिका ने लाई थी। क्यों? तो उन्हें न्यू कंस्ट्रेंट्स एंड सेफगार्ड्स लगाने थे ऑन बैंकिंग इंडस्ट्री। सबसे ज़्यादा लॉस बैंकिंग को ही हुआ था और उसके वजह से पूरी जो डिप्रेशन आया था, इसीलिए बैंकिंग को काफ़ी रेगुलेशन किया लाना। 67 हु वॉज रिकॉग्नाइज लीडर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म? अभी बोला मैंने, जेरेमी बेंथम। चलो लिस्ट 1 है और उनका लिस्ट 2। पर्सन एंड इवेंट्स, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, मलाबारी, स्वामी विवेकानंद, रानडे। पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस एट शिकागो इन 1893, ये तो स्वामी विवेकानंद है, सबको पता है ये। सी का 1 किसमें? एक में ही है। चलो फटाफट आंसर मिल जाता है, ऐसे इजी आए ना तो बहुत मज़ा आती है। हम बाकी भी देख लेंगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर गॉट द हिंदू विडोज रीमैरिज लीगलाइज्ड इन 1856। फिर मलाबारी ने क्या किया था? मलाबारी ने एज ऑफ कंसेंट बिल 1891। स्वामी विवेकानंद पार्लियामेंट एट शिकागो। और रानाडे इंस्पायर्ड द फाउंडेशन ऑफ डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी इन 1884। कहाँ पर है ये? पुणे। 69 विच विसराय वॉज स्टाक टू डेथ बाय कन्विक्ट इन अंडमान आइलैंड? ये थे लॉर्ड मेयो, जिनको किसने मारा था? शेर अली। 1872 में हुआ था ये, 1872 में। पोर्ट ब्लेयर, अंडमान, काला पानी। 70 विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियन एज अ गवर्नर, द ऑल इंडिया फेडरेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये था ऑप्शन बी, अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंडियन एज अ गवर्नर। रिजर्व बैंक तो आया था 1935 में, और ऑल इंडिया फेडरेशन भी बोला था उन्होंने। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, फिर उसके बाद इलेक्शंस भी हुए थे, बट गवर्नर इंडियन रहेगा ये तो नहीं कभी बोला था। 71 द जनरल रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल सिंथेसिस which focuses on synthesis of all activities of man in society was founded in 1900 by, ये किसने फाइंड किया था? रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल सिंथेसिस नाम की जर्नल ने किसने फाइंड किया? हेनरी बेर। 72 who has argued that deindustrialization did not take place in India during the colonial period? ये थे मॉरिस, इन्होंने बोला था। कौन सी बुक में? मेजरिंग कंडीशन ऑफ इंडियाज पुअर। 73 द चीफ ग्रेवेंस ऑफ द पीजेंट्स इन चंपारण सत्याग्रह वॉज अबाउट 3 काठिया और पंचकाठिया, ये 2 है और ये दोनों रिलेटेड है इंडिगो से, नील, जो ब्रिटिशर्स उन्हें फोर्स करते थे बनाने के लिए, उगाने के लिए। Assertion and raising. The Congress leaders accepted the proposal of India's participation at last. They felt convinced that this was the only suitable solution left. Correct. यहाँ पर लास्ट में बोला है ना, और फिर उनको लगा था कि अब यही एक सोल्यूशन बचा है, दोनों भी रिलेटेड है। 75th लास्ट क्वेश्चन, द इंडियंस आउटनंबर्ड द यूरोपियंस इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन विद इन 20 years ऑफ इट स्टार्टिंग इन इंडिया? करेक्ट। द इंडियन शोड दैट यूरोपियंस वेर नो मैच टू देम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, इसीलिए हमारा ऑप्शन है ए इज करेक्ट, बट आर इज फॉल्स। इसी के साथ में आज हमारा ये वीडियो भी यहाँ पर समाप्त होता है। इसके साथ मैं आंसर्स भी दे रही हूँ, तो आप कैसा लगता है मुझे कमेंट्स में बताओ, और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, उन्हें भी बोलो चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट्स करो, जो भी क्वेश्चंस पूछे वो कमेंट्स में बताओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।